ऑलराइट, हेलो एवरीवन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, रीड दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द सोल्यूशन, जैसे हम हर बार करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो आई एम होपिंग कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन. A cylindrical pipe of radius r is rolling towards a frog sitting on the horizontal ground. यहाँ पे एक frog है बेचारा. This is your frog. No, I can't draw frog, so you see I just drawn a circle. That's it. A dot. Center of the pipe is moving with constant velocity v. So this thing is moving with a constant velocity v. To save itself, the frog jumps off. ये frog कूदता है, इसको बचना है नहीं तो ये दब जाएगा. तो ये frog कूदता है इस तरह से और सिर्फ इस सिलेंड्रिकल पाइप के टॉप मोस्ट पॉइंट पे टच करता है. अभी कह रहे हैं कि एयर टाइम ऑफ द फ्रॉग इज टी. एयर टाइम बेसिकली मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट. इफ यू आर कंफ्यूज्ड विथ व्हाट इज एयर टाइम, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू टाइम ऑफ फ्लाइट. एयर टाइम इज टेक्निकली द टाइम ऑफ फ्लाइट. And in this scenario, the frog's horizontal range, this range is r, capital R, and the radius of the ring is small r. तो आप ये देख सकते हो, the maximum height attained by the frog is 2r basically. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये ऑप्शंस मार्क करना है. पहले दो ऑप्शंस आप देखो टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड हैं. अब या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा. तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो रेंज से रिलेटेड है, या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा. दैट्स अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड हियर. आइदर ए इज़ राइट और बी इज़ राइट, एंड द सेकेंड केस आइदर सी इज़ राइट और डी इज़ राइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल हैव अ लुक एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू come to a new page. So all right, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है जो हमारा फ्रॉग जो कर रहा है, दैट प्रोजेक्टाइल मोशन. आप देखोगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट 2r है. तो आप किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला होता है 2r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. फ्रॉम देयर यू गेट u sin theta equals to 2 रूट अंडर GR. अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से आपका आसानी से आ जाता है. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin theta by g, and that will be equals to 2 into 2 root GR divided by g, and that will be equals to 4 root under R by g. This is your time of flight. अब हम रेंज का डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट पेज. और यहाँ से आप टाइम ऑफ फ्लाइट में देख सकते हो दैट ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ रॉन्ग. दैट इज़ व्हाट यू कैन सी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, तो आप रेंज कैसे निकालते हो बेटा? हाउ डू यू फाइंड द रेंज? The best way to find range is simply horizontal velocity, that is u cos theta into time of flight. That is how you find out the value of range. Now you also know कि आपका time of flight कितना है, 4 root under r by g. अब nothing matches with the options. Let me write down the option. Option number C आपको दिया था r is equals to 4 रूट अंडर जी आर माइनस वी रूट अंडर आर बाई जी, ऐसा कुछ. ऑप्शन नंबर डी आपको दिया था r इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, रादर देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4 रूट जी आर माइनस वी रूट अंडर आर बाई जी. ये दो ऑप्शंस आपको दिए हुए थे. These were the two options that were given to you. So,
इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बस एक चीज़ मैच कर रही है, वो है ये वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 4 और रूट अंडर आर बाई जी दोनों में अवेलेबल है, बट ये जो बीच में जो क्वांटिटी आ रही है, दिस क्वांटिटी, ये समझ में नहीं आ रही कहाँ से आ रही है। और यहाँ पे कुछ और ही क्वांटिटी है, दैट इज़ यू कॉस थीटा। तो हाउ डू वी फाइंड व्हाट इज़ दिस यू कॉस थीटा रिलेटेड टू, एंड हाउ डू वी फाइंड दैट आउट? उसके लिए हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम करेंगे, प्लीज़ ध्यान से देखना। वी विल ऑब्जर्व द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात को। वी विल ऑब्जर्व द प्रोजेक्टाइल मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द सिलेंडर। हम सिलेंडर के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। सिलेंडर के रेस्पेक्ट में अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं, तो फ्रॉग की जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती है, वो हो जाती है u cos थीटा प्लस v, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी उतनी रहती है, दैट इज u sin थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू सिलेंडर, विथ रेस्पेक्ट टू सिलेंडर और विथ रेस्पेक्ट टू पाइप। तो अगर किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में है, दैट मीन्स सिलेंडर इज एट रेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग दैट विल हैपन हियर इज कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी रहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज v प्लस यू कॉस थीटा। द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v प्लस यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हम चाहते हैं कि ये सिलेंडर को क्रॉस कर पाए, तो हमारी क्राइटेरिया ये है कि इस प्रोजेक्टाइल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हाईएस्ट पॉइंट पे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट must be greater than the radius of the cylinder, or at least equal to the radius of the cylinder. पार कर पाने की क्राइटेरिया ये है कि प्रोजेक्टाइल का रेडियस ऑफ कर्वेचर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट must be greater than equals to the radius of the cylinder. अब इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। सो वी चेंज पेज। ओके, सो आई हैव ड्रॉन द डायग्राम्स अगेन, और हम ये कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r डैश must be greater than equals to r. Now how do we solve for r dash? It's very easy to solve for r dash. आप देख रहे हो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, that is g. So g acts as the centripetal force g acts as the centripetal force. Hence you can write g is equals to v plus u cos theta का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डैश v प्लस u cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इक्वल्स टू r डैश। नाउ कंपेयरिंग दिस, v प्लस u cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई g greater than equals to r, v plus u cos theta greater than equals to root under gr, और u cos theta is greater than equals to root under gr minus v. So you see, अगर आप रेंज के फॉर्मूले में u cos थीटा को सब्सटीट्यूट करते हैं और u cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर जी आर माइनस वी, तो रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 रूट अंडर जी आर माइनस वी रूट अंडर आर बाई जी, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। Hence A and D are correct. Okay, so this is question number 19, and
I want you to read this question very carefully. Here, okay, now you can read this question very carefully. Pause the video, read the question, and then we will start discussion. Okay, so let's start the discussion. Two balls A and B, कि देखो ये ball A है, ये ball B है, are simultaneously released on two frictionless inclined planes. ये एक inclined plane है, आप ऐसे देख सकते हो. इनके मैं नाम रख देता हूँ कुछ. A से C एक inclined plane है, B से D एक inclined plane है. तो incline 1 is from A to C, incline 2 is from B to D. और इन दोनों की इंक्लिनेशंस इक्वल है, थीटा और थीटा. द बॉल्स पास थ्रू अ पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल. मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है. तो यहाँ से यहाँ आने में, ए से सी आने में जो टाइम लग रहा है दैट इज़ 12 सेकेंड्स, और टाइम टेकन फ्रॉम बी टू डी इज़ 4 seconds. The inclined planes have equal inclinations. The ball passed through a particular horizontal level 12 seconds and 4 seconds after they were released. How long after they were released will they be closest to each other? Release होने के कितनी देर बाद उनके बीच की डिस्टेंस सबसे कम होगी. अब ये बेटा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है. इट इन्वॉल्व सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑल्सो. सो हम पीस बाय पीस इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 12 सेकेंड्स है, और यहाँ की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं मान लेता हूँ L1. लाइकवाइज यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 4 सेकेंड्स है, और इसको मैं लेंथ मान लेता हूँ L2, L1 एंड L2. एक और इंटरेस्टिंग बात कि पार्टिकल A का एक्सेलरेशन इस तरफ g साइन थीटा ही होगा, और पार्टिकल B का एक्सेलरेशन इस तरफ g साइन थीटा ही होगा. कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो अब हम L1 और L2 का रेशियो निकाल सकते हैं. हम सीधा कह सकते हैं L1 इज इक्वल्स टू हाफ g साइन थीटा इंटू 12 स्क्वायर्ड, L2 इज इक्वल्स टू हाफ g साइन थीटा into 4 squared, and from that you will have L1 by L2 is equals to 9:1. 9:1. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये लेंथ, आप अगर इस ट्रायंगल पे ध्यान दो BCD पे, तो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी. और अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी तो वी कैन फाइंड आउट सम मोर रेशियोज. वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट सम मोर रेशियोज. सो आई वांट यू टू सी दीज रेशियोज, एंड फॉर दैट वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. हमने ये बात डिस्कस करी थी कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, थीटा एंड थीटा. सो दिस, इफ दिस इज L2, this is also L2, and this whole length is, as you can see, is L1. Now let's say this length is L1 dash, और हमें पता है कि L1 by L2 का रेशियो 9:1 है. तो हमें ये भी पता है कि L1 dash by L2 का रेशियो 8:1 है. हमें ये भी पता है कि L1 dash by L1 का रेशियो 8:9 है, और L1 डैश इज इक्वल्स टू 8/9 L1, और इसे हम यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे? L1 डैश इज इक्वल्स टू 8/9, L1 इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली हाफ g साइन थीटा इंटू 12 स्क्वायर्ड. और हम पाएंगे कि ये अभी हमारे लिए यूज़फुल होने वाला है. जस्ट थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कैसे यूज़फुल होने वाला है. नाउ अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस?
मान लो ये आपका पार्टिकल ए है, ये आपका पार्टिकल बी है। ए का भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, बी का भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, दोनों की वेलोसिटीज़ इनिशियल ज़ीरो हैं। अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लेते हो या एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लेते हो, अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लेते हो तो ए कम्स टू रेस्ट, ए कम्स टू रेस्ट। यहाँ पे मैं जो डायग्राम बता रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू ए बना रहा हूँ, सो ए कम्स टू रेस्ट। और अब बी के पास दो एक्सेलरेशंस हो जाते हैं, एक अपना जी साइन थीटा और एक इस तरफ जी साइन थीटा। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि इन दोनों के बीच की एंगल, चूँकि ये थीटा था और ये भी थीटा था, तो इन दोनों के बीच की जो एंगल हो जाती है वो हो जाती है थीटा और थीटा। तो हम ये कह देते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जी साइन थीटा कॉस थीटा। और उसकी जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। ये लेट मी शो दिस इन येलो। ओके, सो दैट द डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। अब आप क्या देखते हैं कि ए के रेस्पेक्ट में बी एक सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहा है, इस लाइन में ट्रैवल कर रहा है, बी ऐसे ट्रैवल कर रहा है इस तरह से जैसे ए देख रहा है। तो ए और बी की जो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बेटा, वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए बी को कुछ लेंथ कवर करनी पड़ेगी। बी हैज़ टू कवर अप सम लेंथ। वो लेंथ हम कैसे दिखाएंगे? लेट्स से ये पॉइंट मान लेते हैं x और ये पॉइंट मान लेते हैं y। टू acquire shortest distance, B has to cover from x to y। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप a के रिलेटिव देखोगे तो b का एक्सेलरेशन इस तरह से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हो जाता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए ऑन फॉर टू रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर b हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम x टू y। तो अगर हमने x टू y कवर करने के लिए b का टाइम निकाल लिया, then we have everything, then we have got everything. So how do we find out this particular distance from x to y? चलिए, तो मैं इसको एक बार फिर रिव्यू कर देता हूँ। a रेस्ट पर है, b ऐसे मूव कर रहा है, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है b with respect to a, that will be equals to g sin theta 2g sin theta into cos theta इस डायरेक्शन में along horizontal। ये भी एंगल थीटा है एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज d और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए b को कवर करना है फ्रॉम पॉइंट x टू y। अब आप ये ध्यान देखो कि ये लेंथ L1 थी, L1 डैश, आई एम सॉरी, दिस लेंथ वाज L1 डैश। Now what is xy? So xy is basically equals to L1 dash cos theta और हमने अभी थोड़ी देर पहले L1 dash हमने सॉल्व किया था, that was 8/9 times of L1 into cos theta, so that xy becomes equals to 8/9 times of L1 कितना होगा, half g sin theta into 12 का squared into cos theta। Acceleration is obviously 2g sin theta into cos theta और इस लेंथ को हम सीधा काइनेमैटिक्स इक्वेशन में डाल देते हैं। xy
s x y is equals to half into 2g sin theta cos theta into t squared, and from here we are going to find out the value of t squared. तो कैसे निकालेंगे हम t squared? तो s x y की वैल्यू है 8/9 टाइम्स 1/2 g sin theta cos theta into 12 squared is equals to g sin theta cos theta into t squared. Now you can see g sin theta cos theta will get cancelled out, and when you will solve for the rest, you will get t equals to 8 seconds, and that is your answer.